नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल AR एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 3। पाठ का नाम है परमाणु तथा अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसके पहले वाला पार्ट 1 व पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं, तो हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 परमाणु तथा अणु। तो आइए देखते हैं क्या होता है परमाणु, एटम। परमाणु किसी भी पदार्थ का ऐसा अतिसूक्ष्म कण है जो अविभाज्य है, जिसे भौतिक तथा रासायनिक विधियों के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते। मतलब परमाणु जो होता है किसी पदार्थ का अतिसूक्ष्म कण है। अतिसूक्ष्म कण का मतलब सबसे छोटा कण है। अब वह कोई भी पदार्थ हो सकता है, चाहे वह ठोस हो या द्रव हो या गैस हो। और ये जो पदार्थ के कण होते हैं, बोले तो जो परमाणु होते हैं, इनको हम भौतिक या न तो रासायनिक विधियों के द्वारा हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। मतलब हम परमाणु को एक दूसरे में बांट नहीं कर सकते, यह अविभाज्य है। देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे महर्षि कणाद। उन्होंने अपने अनुसार परमाणु का परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया है। देखिए, जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस पदार्थ को हम ठीक से देख या पकड़ भी नहीं पाते हैं। वही अत्यंत सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। मतलब इन्होंने कहा कि जब किसी पदार्थ को आप तोड़ते जाओ तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि आप उस पदार्थ को न तो देख पाओगे अच्छे से और न तो तोड़ पाओगे। वही जो सबसे छोटा वाला कण होगा परमाणु कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जब आप चाक को ले लो, चाक को आप तोड़ते जाओ तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आप चाक को ठीक से पकड़ भी नहीं पाओगे और जो चाक होता है वह पाउडर के रूप में उड़ने लगा, बोले तो उसे हम देख भी नहीं पाएंगे। वही अति सूक्ष्म जो है उसी को परमाणु कहा। किसने कहा? यह महर्षि कणाद ने कहा। अगला है परमाणु के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एक परमाणु के आखिर क्या क्या गुण हो सकते हैं, अब आइए उसको देखते हैं। इसमें पहला है, एक परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। मतलब जो परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा घटक मतलब सबसे छोटा कण होता है, और इनमें जो तत्व के गुण निहित होते, तत्व के रासायनिक गुण पाए जाते हैं। दूसरा है, हर परमाणु नाभिक से बना होता है। नाभिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन से सीमित है। मतलब जो परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन इस वैद्युत चुंबकीय बल द्वारा नाभिक के प्रोटॉन की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तथा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वह नाभिक में पाए जाते हैं। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात वह उदासीन होता है। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह प्रोटॉन की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। परमाणु के केंद्र में नाभिक बोले तो न्यूक्लियस होता है, जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है। मतलब जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में, केंद्र का मतलब बीच में न्यूक्लियस होता है, मतलब नाभिक होता है। और जो नाभिक का घनत्व होता है वह बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर क्यों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पांचवा पॉइंट है, नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मतलब मैंने अभी बताया कि जो नाभिक के बाहर होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू चक्कर लगाते हैं, और यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर ऋण आवेश बोले तो माइनस चार्जेज होता है। छठवां पॉइंट है,
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। मतलब जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर हमेशा प्लस चार्जेज रहता है और जबकि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्जेज नहीं रहता है। जबकि जो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज रहता है। आइए अब आगे देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तो इसमें रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं। पहला है द्रव्य संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आइए देख लेते हैं द्रव्य संरक्षण का नियम। नाम से ही क्लियर है कि द्रव्य का संरक्षण हो रहा है, मतलब बचाव हो रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है द्रव्य संरक्षण का नियम। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात द्रव्यमान वही रहता है जो अभिक्रिया से पहले था। मतलब किसी जो पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसे न तो हम बना सकते हैं और न तो उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, मतलब इससे यह निष्कर्ष निकला कि जब किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वह स्थिर रहता है, वह चेंज नहीं होता है। ठीक, ओके। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम नाम से क्लियर है, जो उनका अनुपात होगा। किसका अनुपात? जो पदार्थ बन रहा है उसमें कितने कितने मात्रा कौन सा लग रहा है, तो उनका जो अनुपात होगा वह स्थिर होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं क्या नियम होता है। किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों को परस्पर भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे वह किसी भी विधि से बना जाए। मतलब जब कोई रासायनिक आपका यौगिक है, जब उनको हम आपस में बनाते हैं तो उनका जो अनुपात होता है वह निश्चित होता है, वह कभी बदलता नहीं है। वह चाहे किसी अन्य मेथड के द्वारा ही क्यों न बना, चाहे वह किसी भी विधि से बना जाए, लेकिन जो उनका अनुपात है वह सदैव समान रहता है। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, तत्व, एलिमेंट। अब तत्व क्या होता है? इससे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। मतलब तत्व वे उन पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम तत्व कहते हैं। अगर डिफरेंट टाइप के अगर उसमें परमाणु मिलेंगे तब वह तत्व नहीं कहलाएगा। तत्व का मतलब केवल एक ही प्रकार के अगर परमाणु मिले रहेंगे तब उसको हम तत्व कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन। इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं जिसके संकेत भी दिया गया है, अभी मैं आगे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ तत्व दर्शाए गए हैं जिसका तत्व का नाम है और उसके सामने उसका प्रतीक है। उसका प्रतीक का मतलब उसको हम कैसे पहचानेंगे। कहीं कहीं पर जो तत्व का नाम जैसे एल्युमिनियम है उसका प्रतीक Al है, तो कहीं कहीं पे एल्युमिनियम नहीं लिखा रहता है, उसको डायरेक्टली हम Al के नाम से जान जाते हैं। ठीक, तो देखते हैं जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरिलियम का Ba, बोरान का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl। ठीक इसी प्रकार से जितने भी तत्व हैं सबके तत्व और उनके प्रतीक उनके सामने दिया गया है। यह प्रतीक आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये प्रतीक याद रहेगा तभी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करा सकते हो, वरना आप कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करा सकते। अब आइए देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब जो कोई परमाणु है, परमाणु के बीच में हम लोग जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मतलब है। मतलब जो परमाणु का नाभिक है, नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यह परमाणु के नाभिक पर निर्भर करता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में ही पाए जाते हैं। परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह AMU होता है। AMU का पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, तो परमाणु द्रव्यमान समझ आ गया होगा आपको कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। आगे चार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि किस तत्व का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे यहाँ पर समझाया गया है चार्ट के माध्यम से कि किस तत्व का कितना परमाणु द्रव्यमान या बोले तो परमाणु भार होता है। परमाणु द्रव्यमान को हम लोग परमाणु भार के नाम से भी जानते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार होता है वह 1 होता है, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। दूसरा कार्बन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32 और जो क्लोरीन है क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40 परमाणु द्रव्यमान होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।